हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बहू तो चोर है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है और आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। सुनिधि की शादी को 3 साल हो गए। वो घर में सबका ध्यान रखती, घर के सारे काम करती। सुनिधि का पति विवेक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा न थी, बस इतनी थी कि उनका दैनिक जीवन आराम से चल जाता था। ज्यादा बचत नहीं कर पाते थे। सुनिधि की सास निर्मला को 8,000 रुपए महीना पेंशन मिलती थी। वो भी विवेक की तनख्वाह कम होने के कारण थोड़ा बहुत खर्चा घर में कर देती थी। सुनिधि काम कर अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसके भाई रवि का फोन आया। उसने बताया कि आज सुबह डॉक्टर को बताने गए थे पिताजी को। उन्होंने पिताजी के हार्ट में ब्लॉकेज बताए हैं, तो सर्जरी करने को कहा है। इसलिए 4 लाख रुपयों की जरूरत है। आप तो जानती है मैं इतना रुपया कहाँ से लाऊंगा। क्या आप थोड़ा बहुत दे सकती हो? जीजाजी से बात करके फिर मैं धीरे धीरे आपको वापस कर दूंगा। सुनिधि ये सुन परेशान हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं विवेक से बात करती हूँ। रात को उसने विवेक से इस बारे में बात की। विवेक ने कहा, सुनिधि, मैं इतने रुपए नहीं दे सकता। तुम तो अपने हालात जानती हो ना। मैं 50,000 रुपए दे सकता हूँ बस। ऐसा करो, तुम माँ से बात कर लो, कभी वो कुछ दे दे तो मदद हो जाएगी। सुनिधि का मन तो नहीं हुआ कि अपनी सास से रुपए मांगे, पर सोचा माँ जी कुछ रुपए दे देंगी तो थोड़ी मदद हो जाएगी। अगले दिन सुनिधि की ननद पिंकी 5-6 दिनों के लिए रहने मायके आ गई। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, पर पिंकी आलसी थी। घर के कामों से बचने के लिए मायके आ जाती। सुनिधि सब काम निपटा कर दोपहर को फ्री हुई तो सोचा माँ जी से बात कर लेती हूँ। पिंकी भी वहीं बैठी थी। सुनिधि ने अपनी सास को सारी बातें बताई तो निर्मला ने कहा, देख बहू, मैं ज्यादा तो नहीं दे सकती, पर 20,000 रुपए दे दूंगी बस। सुनिधि ने कहा, ठीक है। उसने सोचा चलो कुछ तो मदद हो जाएगी। सुनिधि के वहां से जाने के बाद पिंकी ने कहा, क्या माँ, तुमने भाभी को 20,000 रुपए देने को क्यों कहा? तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हें वापस लौटाएगी? निर्मला ने कहा, अब बहू ने पहली बार मांगे तो दे दिए। वैसे उसका भाई अच्छा है, लौटा देगा। नहीं देती तो विवेक को बुरा लग जाता। अगले दिन निर्मला सोकर उठी तो उसे उसकी सोने की चेन नहीं मिल रही थी। उसने पिंकी से पूछा। उसने सोने की चेन देखी, कल रात को निकालकर टेबल पर ही रखी थी मैंने। पता नहीं मैं भी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ, कहीं भी रख देती हूँ फिर भूल जाती हूँ। पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखी। निर्मला ने फिर सुनिधि से पूछा, बहू, तूने मेरी चेन देखी क्या? माँ जी, मैंने नहीं देखी, शायद आपने अलमारी में रख दी हो। पिछली बार भी आप वहीं रख भूल गई थी, अलमारी में से ही मिली थी ना। निर्मला ने अलमारी में भी ढूंढ लिया, पर सोने की चेन ना मिली। निर्मला बड़बड़ाने लगी, पता नहीं कहाँ रख दी, पिछली बार भी ऐसा ही किया था मैंने। ये विवेक के बाबूजी भी ना इतनी मोटी चेन बनवा दी, रात को पहनने से सो तो बेचैनी होती है, ना पहनो तो सुना गला अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? बहू से कहती हूँ, ढूंढेगी वो। सुनिधि ने निर्मला के कहने पर चेन ढूंढी, पर उसे चेन कहीं भी नहीं मिली। सब अपने काम में लग गए। दोपहर को पिंकी ने माँ से कहा, माँ, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी तुम? तुमने है ना भाभी को ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाभी के मायके में पैसों की जरूरत है। तो कहीं चेन भाभी ने तो नहीं चुरा ली? सोचा बेचकर पैसे आ जाएंगे। निर्मला के दिमाग में ये बात घर कर गई, कहीं बहू ही तो चोर नहीं। शाम को सुनिधि निर्मला को चाय देने आई तो निर्मला ने कहा, बहू, तेरे भाई ने पैसे का इंतजाम कर लिया? सुनिधि ने कहा, नहीं माँ जी, अभी नहीं हुआ। उसने कहा 1-2 दिन में वो कर लेगा। बहू, सच सच बता, कहीं चेन तूने तो ना ली? देख, ली हो तो सच सच बता दे, इस तरह चोरी मत कर। ये सुन सुनिधि की आंखें नम हो गई। वो माँ जी को देखती रह गई और सोचने लगी, बिना किसी स्वार्थ के आज तक उनकी
सेवा की, आज उन्होंने ही मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सुनिधि ने रोते हुए कहा, माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपकी चेन मैं क्यों चुराऊंगी? तभी पिंकी आ गई। पिंकी ने कहा, हाँ, अब रोना धोना शुरू कर दो बस। यही तो आपका सबसे बड़ा हथियार है ना भाभी। जब कुछ गलती हो तो बस रोने लग जाओ। अपने मोहजाल में भैया को फंसाया और बिना दान दहेज के शादी कर ली। अब मायके में पैसों की जरूरत है तो चेन चुरा ली। पिंकी सुनिधि पर इल्जाम लगाए जा रही थी। ऐसा नहीं था वो जवाब नहीं दे सकती थी, पर वो तो माँ जी की बेरुखी देखकर दुखी थी कि माँ जी को भी मुझ पर विश्वास नहीं। पिंकी ने कहा, रुको माँ, मैं अभी भाभी के कमरे की तलाशी लेती हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रविवार था। विवेक अपने दोस्त से मिलने गया था। ये सारी बातें चल ही रही थी कि वो आ गया। उसने भी सब कुछ सुना। वो तो हैरान था कि माँ ने सुनिधि पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा दिया। जैसे ही उसने पिंकी को कमरे की तरफ बढ़ते देखा, वैसे ही विवेक ने जोर से चिल्लाकर उसे रोका और कहा, पिंकी, जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम बोले जा रही हो। तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि वो तुम्हारी भाभी है, तुमसे बड़ी है। पिंकी ने कहा, देख लो माँ, अब भैया भी मुझे ही सुना रहे हैं। कहते हुए पिंकी ने रोना शुरू कर दिया। माँ ने भी गुस्से से विवेक को डांटा और कहा, गलती बहू की है और तू पिंकी को चार बातें सुना रहा है। पूछ अपनी पत्नी से कि चेन कहाँ है। विवेक ने कहा, वाह माँ, जब तक तुम्हें अच्छी लगी तब तक ये तुम्हारी बहू रही और आज जरा सा खटक क्या गई, तुमने तो इससे रिश्ता ही तोड़ लिया। अब ये मेरी पत्नी रह गई बस। विवेक सुनिधि के पास गया और बोला, तुम परेशान मत हो सुनिधि। किसी को तुम पर विश्वास हो या ना हो, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। विवेक और सुनिधि ने मिलकर पूरे घर में चेन ढूंढी, पर चेन ना मिली। सुनिधि को पूरी रात नींद भी नहीं आई। अगले दिन वो घर के कामों में लग गई, पर निर्मला और पिंकी ने उससे बात तक ना की। दोपहर को पिंकी अपनी सहेली के यहाँ मिलने चली गई। सुनिधि बहुत दुखी थी। यदि चेन ना मिली तो क्या होगा? माँ जी तो उसे ही चोर मानेगी। शाम को पिंकी अपनी सहेली के यहाँ से आ गई। विवेक का भी मन आज ऑफिस में नहीं लगा, इसलिए वो भी घर जल्दी आ गया। निर्मला फिर बड़बड़ाने लगी, ना जाने चेन कहाँ चली गई, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पिंकी ने कहा, माँ, अब चेन जहाँ पहुँचनी होगी वहाँ पहुँच गई होगी। अब तुम्हारी चेन तुम्हें नहीं मिलने वाली। तभी विवेक के मोबाइल की घंटी बजी। विवेक ने देखा पिंकी का नंबर है, पर पिंकी तो सामने ही बैठी है, तो फोन किसका है? उधर से आवाज आई, सर, मैं हीरालाल ज्वेलर्स के यहाँ से बात कर रहा हूँ। मैं जिस मोबाइल से बात कर रहा हूँ वो अपना मोबाइल दुकान पर भूल गई थी। आखिरी डायल नंबर आपका ही था, इसलिए आपको फोन कर सूचित कर दिया। आप आकर फोन ले जाएं। विवेक ने फोन रखा। वो सब समझ गया। वो पिंकी के कमरे में गया और उसकी तलाशी लेने लगा। पिंकी जोर से चिल्लाई, भैया, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे चोर समझ रहे हो जो इस तरह तलाशी ले रहे हो? विवेक ने कहा, अच्छा, तो तू आज ज्वेलर्स की दुकान पर क्या करने गई थी पिंकी? बता। पिंकी ने कहा, मैं कुछ सामान खरीदने गई थी। विवेक ने कहा, चल दुकान चलते हैं। ये सुन पिंकी सकपका गई। आखिर विवेक को पिंकी के पर्स से चेन बेचने की रसीद और रुपए दोनों मिल गए। विवेक ने निर्मला से कहा, देख लिया माँ, चोर कौन है? पूछो पूछो अब इससे, चोरी क्यों की इसने? निर्मला के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसने पिंकी से पूछा, बोल, तूने ऐसा क्यों किया पिंकी? तूने ही मेरे दिमाग में बहू के खिलाफ शक का बीज बोया था ना। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने इसकी बातों में आकर तुझे न जाने क्या क्या कहा। पिंकी रोते हुए कहने लगी, माँ, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। आप मनीष से कुछ मत कहना। निर्मला ने कहा, पहले बता, तूने ऐसा क्यों किया पिंकी? पिंकी ने कहा, वो माँ, मनीष मुझे हाथ खर्च के लिए रुपए नहीं देते, मैं तरस जाती हूँ। विवेक ने कहा, पर मनीष तो अच्छा खासा कमाता है, उसे देख मुझे तो नहीं लगता ऐसा। पिंकी ने कहा, अब आपको क्या पता भैया मनीष कैसे हैं? तब सब सोचने लगे कि मनीष
मनीष जैसा दिखता है वैसा ना हो। पिंकी जोर जोर से रोने लगती है और अपने पति के बारे में बताने लगती है कि मनीष रात को देर से घर आते हैं, मेरी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, मुझे कहीं घूमने भी नहीं ले जाते हैं। ये सुन सबको पिंकी पर दया आ जाती है और सब उसे माफ कर देते हैं। पिंकी रुपए वापस निर्मला को देने लगती है। तब निर्मला उसके सर पर हाथ फेर कहती है, रख ले बेटी, मैं दूसरी चेन बनवा लूंगी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी दुखी है, पहले ही बता देती तो अच्छा होता। ये सब करने की क्या जरूरत थी पिंकी? पिंकी सुनिधि से माफी मांगते हुए कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी इसलिए आप पर इल्जाम लगा दिया। सब उसे माफ कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर रात को मनीष पिंकी को लेने आने वाला था। विवेक को मनीष पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो मनीष से कैसे बात करे। सुनिधि ने कहा, आप मनीष से कुछ मत कहना, वो पति पत्नी का मामला है, वे आपस में ही निपटा लेंगे। यदि आप आज वाली घटना मनीष को बताएंगे तो पिंकी उनकी नजरों में गिर जाएगी और बेवजह ये बातें बढ़ जाएगी। रात को मनीष पिंकी को लेने आता है। बातों बातों में मनीष सुनिधि से पूछता है, भाभी पिंकी ने बताया था आपके पापा की तबीयत खराब है, रुपयों की जरूरत है, हो गया क्या रुपयों का इंतजाम? यदि नहीं हुआ हो तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। सुनिधि ने कहा, अरे नहीं, मेरा भाई इंतजाम कर लेगा। मनीष ने पिंकी से कहा, देखा पिंकी, मैं कहता हूँ ना थोड़ी बचत किया करो, कब रुपयों की जरूरत आन पड़े, वक्त का क्या भरोसा। पर तुम हो कि सुनती ही नहीं, फालतू मेकअप, कपड़ों, घूमने फिरने, किटी पार्टी पर खर्चा करती रहती हो। माँ जी, मैं पिंकी को हर महीने 5,000 रुपए देता हूँ, पर यह फालतू खर्च कर देती है और कहती है तुम तो मुझे रुपए देते ही नहीं। अभी पिंकी जिद पर अड़ी है, मुझे दुबई घुमाने ले चलो। अब आप ही बताओ कितना रुपये लग जाते हैं दुबई जाने में, आप ही इसे कुछ समझाओ। पिंकी मनीष को गुस्से से देख रही थी। निर्मला और विवेक दोनों हैरान थे। खाना खाने के बाद मनीष ने कहा, पिंकी यहाँ पास ही में मेरे दोस्त रहता है, मैं उससे मिलकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं, तुम तैयार रहना। मनीष के जाने के बाद निर्मला ने पिंकी से कहा, तो दुबई जाने के लिए अपने ही घर में चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? और इल्जाम उस बेचारी बहू पर लगा दिया और मुझे भी भड़का रही थी। पिंकी आंसू बहाने लगी। विवेक ने कहा, तू ऐसा करेगी पिंकी? मैंने सोचा नहीं था, और बेचारे भोले भाले दामाद जी को बदनाम कर रही है कि वे तुझे रुपए नहीं देते। पिंकी ने कहा, माँ वो मनीष। निर्मला ने बात करते हुए कहा, बस कर बेशरम, और गुस्से में पिंकी को एक तमाचा दे मारा और बोली, आए दिन यहाँ काम से बचने के लिए आ जाती है और यहाँ आकर घर की शांति भी भंग कर रही है और ऊपर से झूठ बोल रही है। अब से तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अपनी गृहस्थी संभाल। पिंकी नजरें झुकाए खड़ी थी। फिर पोल खुलने से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सबसे माफी मांगने लगी। बोली, मुझे माफ कर दो। सुनिधि ने निर्मला से कहा, माँ जी माफ कर दो ना पिंकी को, नादान है, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। पिंकी से उसका मायका मत छीनो, एक लड़की के लिए मायका सब कुछ होता है माँ जी। निर्मला ने कहा, देखा बहू का दिल कितना बड़ा है, बेचारी को तूने कितना कुछ सुनाया और मैंने भी, सिर्फ तेरे कारण। वो तेरी ही तरफदारी कर रही है फिर भी। पिंकी को अपनी गलती का पछतावा था। उसके बाद उसने ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं की, पर अब रिश्ते पहले जैसे ना रहे। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई कहानी बहू ही तो चोर नहीं आपको कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।